गुड आफ्टरनून बच्चे। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में बिलियन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देख रहे थे, तो उसमें कुछ और बच गए थे ऑब्जेक्टिव, तो उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इसी प्रकार से हम बिलियन का आज जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं उसको आज हम लोग खत्म करेंगे। उसके बाद फिर नए जो है चैप्टर पर हम लोग चलेंगे। अभी हम लोग कंबाइंड जो है पिछले लेक्चर में हम लोग जो है पूरे केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव 545-46 ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिलेगा और वहां से आप लोग देखिएगा तो बहुत फायदा होने वाला है। तो आप लोग कुछ नहीं, आधा घंटा भी अगर समय अगर रोज निकालते हैं और उसको देखते हैं तो आपके लिए बेटर हो जाएगा। और आपका एमसीक्यू में 35 में 35 आने का फुल गारंटी। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इसको कॉपरेट कीजिए और आपसे बनेगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। बिलियन का कुछ और पार्ट बच गया था तो आज हम लोग खत्म करेंगे। खत्म करने के बाद जो है आज हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा एमसीक्यू सॉल्यूशन का। चलिए तो आज शुरू कर लेते हैं हम लोग। चलिए आज हम लोग 95 से करेंगे और 95 से आज हम लोग इसको कंप्लीट पूरा खत्म कर देंगे। सबसे पहले देखते हैं निम्नलिखित में किस 0.1 एम बिलियन का हिमांक न्यूनतम होता है। न्यूनतम का मतलब होता है कम, तो सबसे कम होगा हिमांक का आगमन। ठीक है, तो ये तो ग्लूकोज है, ये टूटेगा नहीं, ये भी नहीं टूटेगा और ये भी नहीं टूटेगा। ठीक है, ये टूटेगा। पोटेशियम आयोडाइड है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 2 हो गया और इसका 3, इसका होता है एक 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, 3 2 5। तो सबसे ज्यादा इसमें 5 आयंस मिले हैं, 5 आयंस मिल गए हैं, इसलिए सी ऑप्शन चला गया। ठीक है, एल्युमिनियम का देखिए, एल्युमिनियम का 3 प्लस होता है, SO4 पर कितना माइनस, 2 माइनस, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, इसलिए 5 ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। 1 एम यूरिया एम 1 एम ग्लूकोज एंड 1 एम NaCl के हिमांक में अवनमन क्या होगा। तो देखिए 1 एम यूरिया ग्लूकोज है और NaCl है, तो यूरिया का टूटेगा तो 1, ग्लूकोज का भी टूटेगा तो 1 और NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, 1 1 2 हो गया, तो 1:1:2, ये सी ऑप्शन चला जाएगा। ऐसे एक्चुअली जो है ग्लूकोज को डिजॉल्व तोड़ नहीं सकते, तो इसका कुछ नहीं, तो 1 मानेंगे, यूरिया को भी 1 मानेंगे, NaCl को 2 मानेंगे, तो 1:1:2 इस तरीके से हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला। 500 ग्राम टूथपेस्ट में नमूने के फ्लोराइड की सांद्रता 0.2 ग्राम है, तो पीपीएम स्तर पर फ्लोरीन की सांद्रता ज्ञात करो। पीपीएम स्तर पर अगर बात करने की बात किया जाए तो पीपीएम स्तर पर अगर फ्लोराइड में 2 फ्लोराइड होता है, इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो 4 और सांद्रता में 100 कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो ये 400 आंसर चला जाएगा। ठीक है जी,
0.2 है ना, इसको 2 लेंगे और ये 2 जो है इसकी फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है F2 के टर्म्स में, तो 2 2 जा 4, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 आएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। इस तरीके से हम लोग देखते हैं नॉर्मलता का इकाई मात्रक होता है। तो नॉर्मलता का इकाई मात्रक होता है मोल पर किलोग्राम, बिल्कुल गलत है, किलोग्राम तो होता है मोललता का, मोल पर लीटर की मोललता का होता है, ये भी नहीं होगा और नन ऑफ दिस पैसे भी नहीं होगा। तो होगा क्या, ग्राम तुल्यांकी पर लीटर, ग्राम तुल्यांकी पर लीटर। ठीक है, ग्राम तुल्यांकी पर लीटर इसका हिंदी हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। 9 ग्राम जल 120 ग्राम एसिडिक अम्ल में घुला हुआ है, तो जल का मोल अंश ज्ञात करो। तो देखो 9 ग्राम वाटर है, 9 ग्राम वाटर है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे N इक्वल टू W बटा याम। ठीक है, तो यहाँ पर 9 है और जल का 18 होता है, 9 दूनी 18, 1/2 अर्थात 0.5। ठीक है, एसिडिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, इसको MD निकालते हैं, 2 कार्बन है, तो यहाँ से 12 दूनी 24 और प्लस 4 हाइड्रोजन है, तो 4 लिखेंगे और प्लस 2, 16 दूनी 32, तो टोटल जोड़ेंगे तो 2 और 4 6 और 4 10 के 0 3 और 2 5 1 6 60 ग्राम। कितना ग्राम, 60। 120 ग्राम है, तो यहाँ पर N इक्वल टू 120 और बटा में 60, 60 गुना 120, तो कितना आया, 2 आया, तो 2 आया 2.5। तो किसका पूछा है, मोल अंश, जल का मोल अंश, जिसका पूछेगा उसका मोल अंश निकालेंगे। वाटर का पूछा है तो X वाटर। ठीक है, और वाई में N वाटर वाई में Na प्लस Nb, इससे फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है जी, X वाटर पूछेगा तो जिसका भी पूछेगा तो उसको ऊपर रखेंगे। X वाटर का पूछा, जल का पूछा, मोल अंश पूछा है, तो जिसका भी पूछेगा उसका मोल ऊपर रखेंगे, तो इसका मोल ऊपर रखेंगे 0.5। वाई में कुल मोल, दोनों को सॉरी इसको जोड़ दो, तो नीचे आ गया 2.5, अरे 2 है और ये 0.5 है, जिसको ऐड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 5 5 25, 1/5, 1/5 का मतलब 0.20, 20 25 100। ठीक है, 0.20 आएगा आंसर इसका। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन हम लोग देखेंगे क्या, ऑप्शन नंबर कितना देखेंगे, तो ये बी चला जाएगा ऑप्शन इसका। ठीक है जी, ऑप्शन बी। अब आ जाओ इधर, निम्नलिखित में किस यौगिक का वाट गुणांक K4 FeCN6 के बराबर होता है। तो याद रखना, एक पॉजिटिव इस पर 4 नेगेटिव, तो 4 1 5 हो गया, 5 हो गया। 4 पॉजिटिव है तो उधर 4 नेगेटिव है, तो ऐसे पोटेशियम पर 1 पॉजिटिव, तो डब्बा वाला पर 4 नेगेटिव हो गया, तो 5 हो गया। तो यहाँ 3 और 2 5, इसीलिए 5 इसका ऑप्शन चला जाएगा। बाकी 2 हो गया इसका, इसका हो गया 3, 1 4 हो गया, इसका हो गया 2 2 4 हो गया, तो 4 4 2 और इसका 5 हो गया, तो इसके बराबर बोला है, तो ये इसका 5 हो रहा था, इसके बराबर ए ऑप्शन चला जाएगा। इसके बराबर कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं 99 तक कंप्लीट किए। अब 100 में देखते हैं। जल में गैस की विलेयता निर्भर करता है। तो जल में गैस की विलेयता जो है उसके तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रेशर पर, गैस पर, ऑल ऑफ एबव। जल में गैस की विलेयता निर्भर करता है प्राकृतिक गैस पर, तापमान पर और गैस के दाम। तो तापमान पर निर्भर करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, तापमान। ठीक है, किस विलयन में नॉर्मलता होता है। तो नॉर्मलता की बात किया जाए तो यहाँ पर नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब इसका हिंदी होता है विलय की मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। इस पर आयतन लिखा है, केजी लिखा, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। देखो ये वॉल्यूम है, केजी में दे दिया, तो ऐसे ही गलत। ये सॉल्यूट है, केजी है, तो ये आपका मोललता होगा।
लेकिन नॉर्मलता बोला है तो नंबर्स ऑफ ग्राम तुल्यांकी विलेय के ग्राम तुल्यांकी भार बटा विलयन का आयतन, विलेय के ग्राम तुल्यांकी विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार बटा विलयन का आयतन। तो इस तरीके से बी ऑप्शन चला जाएगा। ये है विलय का ग्राम तुल्यांकी भार बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ये दोनों में ऑप्शन जो है एक ही है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर या तो बी मारो या तो डी मारो, दोनों सेम है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट और वाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दोनों सेम आंसर है, इसलिए दोनों में से कोई भी चलेगा। कौन सा गुण आदर्श विलयन को दर्शाता है? आदर्श विलयन उसको कहते हैं जो रॉल्स के नियम का पालन करता है। तो रॉल्स के नियम का पालन करता है, ये बात सही है। आदर्श विलयन के लिए रॉल्स का नियम पालन होना चाहिए। डेल्टा एच मिक्सिंग 0 के बराबर होता है, डेल्टा बी मिक्सिंग जो होता है 0 के बराबर होता है। ये एंथैल्पी है, ये आयतन है, आयतन भी 0 के बराबर होगा और उसमें भी 0 के बराबर होगा, इसलिए ऑल ऑफ दी आंसर चला जाएगा डी। ठीक है जी। अब अगर नेक्स्ट में अगर बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा आदर्श विलयन नहीं बनाता है? तो कौन सा जोड़ा बनाता है? देखो इथाइल ब्रोमाइड इथाइल आयोडाइड, ये दोनों एक ही ग्रुप का है, इसलिए आदर्श विलयन का एग्जांपल है। बेंजीन एवं टॉलिन, ये भी आदर्श विलयन का एग्जांपल जो है। और ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन, ये भी आदर्श विलयन का एग्जांपल है। लेकिन यहाँ पर आयोडीन है यहाँ और यहाँ पर अल्कोहल है, तो इसीलिए दोनों अलग अलग कैटेगरी का है, इसलिए आदर्श विलयन दर्शाएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। बाकी देखो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन दोनों एक ही ग्रुप का है, दोनों एक ही ग्रुप का है, इसीलिए आदर्श विलयन दर्शाए। दोनों एक ही ग्रुप का आदर्श विलयन दर्शाए। ये बेंजीन और टॉलिन है, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होता है, इसलिए ये भी आदर्श विलयन दर्शाता है। और यहाँ पर आदर्श विलयन तीनों दर्शाएंगे, लेकिन ये आयोडीन है, ये अल्कोहल है, दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग होंगे, इसलिए आदर्श विलयन नहीं दर्शाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से आदर्श विलयन ये नहीं दर्शाता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन। 104 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन रॉल्स के नियम से ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है? तो याद रखना, क्लोरोफॉर्म और ईथर रॉल्स के नियम का जो है धनात्मक विचलन दर्शाता है। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, ये भी धनात्मक, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन लिखा हुआ, ये भी जो है धनात्मक विचलन। लेकिन ऋणात्मक में एसीटोन और बेंजीन जब रहेगा तो ऋणात्मक, इसको आप रटने का जरूरत है, इसको थोड़ा सा ध्यान से रट लेना है। ठीक है जी। समपराशरी विलयन इसको कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में इक्वल प्रासरण दाब होता है, इक्वल प्रासरण दाब होता है, ना कि इक्वल टेम्परेचर होगा, ना कि इक्वल वॉल्यूम होगा, ना ही इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा। मतलब आयतन भी इक्वल नहीं होगा, ना ही इसका जो है क्या कहता है तापमान जो होता है सेम होता है, ना ही विलय का अमाउंट इक्वल रहेगा। तो जब भी रहेगा तो समपराशरी विलयन में इक्वल प्रासरण दाब रहता है, इक्वल प्रासरण दाब रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। विलायक के अणु को आदर्श अर्धपराग में झिल्ली को पार करना कहलाता है। तो अर्धपराग में झिल्ली को जैसे पार करेगा तो विलायक के अणु किसमें पार करता है? तो इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत जो है अपघट या इलेक्ट्रोफोरेसिस, विद्युत कण संचलन या कैप्टोफोरेसिस जो होता है, ये प्रोसेस होता है। लेकिन प्रासरण दाब के द्वारा ही अर्धपराग में झिल्ली लगाया जाता है, प्रासरण दाब में ही अर्धपराग में झिल्ली होता है। समुद्री जल का लवणीकरण किया जाता है। तो समुद्री जल का समुद्र से पानी जो भी प्राप्त होगा उसको प्रतिलोम प्रासरण से साफ किया जाता है, जिसको आरओ बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस को आरओ बोला जाता है। उसके द्वारा जो है समुद्री लवणी को साफ किया जाता है और पानी ये नहीं होगा, ना ही डिफ्यूजन होगा, ये विसरण हो गया, ये प्रासरण हो गया, ये फिल्ट्रेशन हो गया फिल्टर करके, तो नहीं, ये रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। आरओ जिसको बोलते हैं, आरओ लगा के हम लोग समुद्री जल को जो है प्यूरिफाई करते हैं। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है
0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। याद रखना डायरेक्ट जल का मोलर स्थिरांक क्या होता है, तो 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है जी। जब 10 डिग्री आवासशील विलेय को 100 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है तो उसका क्वथनांक 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तब विलेय का अनुभार क्या होगा। तो विलेय का अनुभार जो हो जाएगा, यहाँ पर आवासशील जो है विलेय है तो इसका जो अनुभार आएगा 235 ग्राम मोल इनवर्स। आप लोग को ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है तो इसको आप देखना नहीं, उतना न्यूमेरिकल आता ही नहीं एग्जाम में। ठीक है, इसलिए ऑप्शन में डी चला जाएगा इसका। अब आ जाओ नेक्स्ट में, अगर बात किया जाए निम्नलिखित में किसके कण अर्धपराग में झिल्ली से निकल जाते हैं, तो विलायक के कण अर्धपराग में झिल्ली से निकलता है, ना कि इसका विलेय का कण, ना कि जटिल आयन का कण, ना ही साधारण आयन का कण निकलेगा। जब भी निकलेगा तो विलायक के कण ही अर्धपराग में झिल्ली से पार कर पाता है। निम्नलिखित में किस विलयन का प्रासरण ना सबसे ज्यादा होता है, तो याद रखना, एक तो टूटेगा ही नहीं, एक एक होता है प्रासरण का, एक एक एक, तो सबसे ज्यादा इसका होता है, इसका 2 होता है, तो 2 के लिए प्रासरण का होता है। ठीक है जी। The numbers of solute present in quaternary solution is what? Quaternary solution, quaternary का मतलब क्वाट का मतलब 4 होता है। अब देखो क्वाटरनरी सॉल्यूशन में सॉल्यूशन में 4 गुण रहेगा, तो क्वाटरनरी में 4 सॉल्यूशन उपस्थित होते हैं, तो इसमें विलेय की संख्या पूछा, तो 4 गुण रहेगा, तो जिसमें एगो विलायक रहेगा बड़ा वाला, एगो क्या रहेगा विलायक, 3 गो क्या छोटा छोटा विलेय रहेगा, तभी ना इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर 3 गो विलेय पूछा, विलेय की उपस्थित संख्या तो 3 गो होगा, एगो तो विलायक हो गया बड़ा वाला। जैसे में एग्जाम्पल अगर लेना चाहते हैं तो पानी ले लो, पानी में चीनी डालो, नमक डालो और जलजीरा डालो, तो ये तीनों इसमें डाले हैं ना, तो ये तीनों जो है विलेय है, और पानी की मात्रा ज्यादा है मतलब इसको विलायक बोलते हैं। H2SO4 का तुल्यांकी भार क्या होता है, H2SO4 का तुल्यांकी भार होता है, H2SO4 का पहले अनुभार निकालेंगे तो H2SO4 का कैसे निकलेगा बताओ तो, हाइड्रोजन का परमाणु भार 2 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, टोटल जोड़ देंगे तो 98 आएगा, और हाइड्रोजन इसका 2H पॉजिटिव 2 से भागा देंगे, कई बार हाइड्रोजन है 2 है तो 2 से भागा दो 49 आ जाएगा आंसर, 49 ऑप्शन ए चला जाएगा। ठीक है। NaOH का तुल्यांकी भार 40 और बटा में OH कई बार है, 1 बार है, तो 1 से भागा देंगे तो 4 से आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा 114 का। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। बोलो सबको क्लियर है यहाँ तक, 114 का क्या हो जाएगा, 114 का चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या 115 विलेय और विलायक के योग को कहा जाता है विलयन। विलेय और विलायक के योग को क्या कहते हैं, विलयन। ना इसको विलेय नहीं बोलेंगे, इसको विलायक भी नहीं कह सकते हैं, इसको मोल प्रभाव भी नहीं कह सकते, तो क्या कहते हैं विलयन बोलेंगे, क्योंकि विलयन में विलायक भी होता है और प्लस विलेय भी होता है। निम्नलिखित में कौन आदर्श घोल नहीं, तो आदर्श घोल क्लोरोफॉर्म एसीटोन आदर्श घोल नहीं, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन आदर्श घोल नहीं है, याद रखना है इसको। 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 घोलक में घोलाया जाए तो घोलक का उसे घोल को कहते हैं, उस घोल को कहते हैं घोलक में घोल रहे हैं, तो मोलर नहीं बोल सकते, ना ही मोलर बोलेंगे, मोलर नहीं होगा तो 0.1 18 ग्राम में 0.1 ही होगा, क्योंकि जानते हो ग्लूकोज है तो 342 होता है, इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो 0.1 मोलर आएगा आंसर। निम्नलिखित में कौन आदर्श अर्धपराग में झिल्ली से निकल जाता है, तो अर्धपराग में झिल्ली से विलायक के कण निकलते हैं, अभी हम बताए थे विलायक के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, ना कि विलेय के, ना कि जटिल आयन का, ना ही साधारण आयन का। निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है, क्वथनांक की बात किया जाए तो ये टूटता ही नहीं, ये भी नहीं टूटेगा, NaCl टूटेगा, तो इसलिए सी ऑप्शन चला जाएगा। 120 में क्या है कि
निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक में अवनमन उत्पन्न करता है? कौन सा पदार्थ, हिमांक का मतलब होता है टेम्परेचर परिवर्तन। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे यूरिया नहीं टूटेगा, नहीं ये टूटेगा, नहीं ये टूटेगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, तो 2 3 हो गया, तो 3 हो गया, तो ये ए ऑप्शन चला जाएगा, इसका 3 होता है, ए ऑप्शन चला जाएगा। 0.1 एम कार्बोनिक अम्ल का नॉर्मलता क्या होगा? तो कार्बोनिक अम्ल में जो H2CO3 होता है, तो कार्बनिक हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो 2 गुना 3 करेंगे, 2 3 6 ऑप्शन चला जाएगा। 500 मिलीलीटर विलियन में इतना ग्राम ऑक्जेलिक एसिड है, तो विलियन का नॉर्मलता ज्ञात करना, नॉर्मलता बराबर ज्ञात करो, विलियन का नॉर्मलता ज्ञात करो। तो सबसे पहला बात नॉर्मलता निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मोलरता निकालेंगे। मोलरता जो होता है 0.1 आएगा, और इसके लिए जो टूटता है वो इसकी संख्या 2 बार, तो 2 से गुना करेंगे तो 0.2 आएगा। कोई भी नॉर्मलता निकालने के लिए बोलता है तो पहले मोलरता निकालो। मोलरता जैसे निकाल लेंगे तो उसमें नॉर्मलता इक्वल टू 2 इंटू मोलरिटी होता है। क्या होता है? मोलरिटी, n इंटू मोलरिटी होता है, n इंटू मोलरिटी होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है, फार्मूला। निम्नलिखित में कौन आदर्श घोल है? तो आदर्श घोल की बात अगर कर रहा है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड दोनों देखो सेम है, कार्बन और सिलिकॉन। कहे सीताजी सुनो प्रभु एक ही ग्रुप का है, कहे सीताजी सुनो प्रभु एक ही ग्रुप का, इसीलिए एक जैसा है, तो इसीलिए आदर्श घोल यही है। बाकी बेंजीन एसीटोन नहीं, क्लोरोफॉर्म एसीटोन नहीं, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन नहीं होता। निम्नलिखित में कौन इतना विलियन का हिमांक न्यूनतम होता है, कम होता है? तो न्यूनतम मतलब कम हो गया, तो फास्फोरस पर 2, एक यहाँ पर 2 बार है, तो 2 1 3 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ पर 3 हो गया। तो न्यूनतम मतलब कम पूछा है ना, न्यूनतम कम होता है, तो 2 अभी हमने बताया क्या कि न्यूनतम, इसका तो 3 हो गया, इसका 2 हो गया, और इसका Na3 है, 1 1 2 हो गया, और इसका क्या हो गया, कैल्शियम 2 2 6 है, इसका 3 पॉजिटिव और 2 3 2 5 हो गया। इसका ज्यादा पावर है इसलिए 5 होगा, डी ऑप्शन चला जाएगा, दूसरे डी चला जाएगा। कैल्शियम पर 2 प्लस 2 6 हो गया ना, तो 6 के बराबर करने के लिए इस पर 2 पॉजिटिव और इस पर 3 तो 5 हो गया। 1 एटीएम पर हिमांक किसका हिमांक अधिकतम होता है? 1 एटीएम पर हिमांक किसका अधिकतम होता है? सब टूटने वाला, ये टूट जाएगा, ये सब टूट जाएगा, तो ये शुगर नहीं टूटेगा, इसीलिए 1 एटीएम पर 0.1 जो है इसका हिमांक ज्यादा होता है। वह ताप जिस पर दाब का वास्ता बाहरी दाब के बराबर हो जाए उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक। क्या बोलेंगे? वैसे तापमान जिस पर द्रव का वास्ता बाह्य दाब के बराबर हो जाता है उसे हम लोग क्वथनांक कहते हैं। द्रव का वास्ता बाह्य दाब के बराबर होता है तो क्वथनांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी चला गया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, वह तापमान जिस पर द्रव का परिवर्तन ठोस में होता है उसे कहते हैं जमना। द्रव से ठोस में बदल रहा है, जमना फ्रीजिंग कहलाता है। फ्रीजिंग का मतलब होता है जमना, ठीक है जी। वाष्पदाब का अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्पदाब के अनुपात को कहा जाता है वाष्पदाब के सापेक्षिक अवनमन। इसका हिंदी क्या होता है? वाष्पदाब के सापेक्षिक अवनमन। ये वाष्पदाब का अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्पदाब किस पर निर्भर करता है? तो वाष्पदाब पे P0B माइनस PS और y में P0B, इस तरीके से फार्मूला बनता है। तो कौन सा होगा? ये वाला। क्रायोस्कोपिक स्थिरांक का इकाई मात्रक होता है केल्विन केजी मोल इनवर्स। केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये ऑप्शन ए चला जाएगा। क्रायोस्कोपिक स्थिरांक का जो है मात्रक होता है केल्विन केजी मोल इनवर्स।
अच्छा बताओ, अभी हम जस्ट बताया है H2SO4 का तुल्यांकीय भार, तो इसको 98 बटा 2 कर दो, कितना है 49, ऑप्शन चला जाएगा। H3PO4 का भास्मिकता की बात किया जाए तो भास्मिकता इसमें देख लो 1 होता है। P पर 2 ऑक्सीजन है, एगो यहाँ दे दो, एगो OH यहाँ दे दो, बाकी 2 जगह H दे दो। तो इस तरीके से OH कई बार है, एक बार है, इसमें 1 भास्मिकता हो गया। NaOH है, क्या है, मोनो एसिडिक एसिड है, ठीक है। मोनो पर एक भास्मिक वाला है, ये 2 भास्मिक, ये भी एक ही भास्मिक है, ये अच्छा ये बेस है, ये एसिड है, तो ये क्षार के रूप में ना है NaOH। कास्टिक पोटास का अम्लीयता होता है, कास्टिक पोटास का होता है 1 होता है अम्लीयता। कास्टिक KOH की अम्लीयता कितना होता है, KOH की कास्टिक पोटास का अम्लीयता होता है 1, OH की संख्या 1 है, इसलिए 1 होगा। 250 डिग्री सेल्सियस सीसी बिलियन में, जिसमें 120 ग्राम यूरिया बोला है, तो बिलियन का मोलारिटी पूछा है। तो बहुत सिंपल है, 120 ग्राम यूरिया, इतना बिलियन में, बिलियन जिसमें 120 ग्राम यूरिया है, तो 120 और गुना में 1000 और बाई में यूरिया का 60 और इंटू में 250, 250 चौक कितना हो गया 1000, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, कितना है 8 और ये 8, तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा 8M। हेनरी नियम स्थिरांक KH का मान होता है, हेनरी के नियम के अनुसार ताप बढ़ाने से बढ़ जाता है, ताप बढ़ाने से घटता नहीं बल्कि और ये बढ़ता है। तो आपका ये थ्योरी से रिलेटेड, तो बी ऑप्शन चला जाएगा। विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन किस पर निर्भर करता है, तो आवासशील विलय के मूल प्रभाव के बराबर होता है। विलयन का वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन आवासशील विलय के वाष्प दाब के बराबर होता है। इनमें से कौन राउल्स के नियम का धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, तो बेंजीन और क्लोरोफॉर्म जो है राउल्स के नियम का धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करता है। तो बेंजीन एसीटोन करेगा, बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड करेगा, ये इथेनॉल करेगा, लेकिन क्लोरोफॉर्म और बेंजीन नहीं करता है, ठीक है जी। निम्नलिखित में कौन राउल्स के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, बेंजीन और इथेनॉल जो धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में कौन राउल्स के नियम से ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है, तो एसिटिक एसिड और हाइड्रोजन जो है ये आपको करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा जाएगा, डी चला जाएगा, ठीक है। NH2SO4 का वाट्सएप गुणांक क्या होता है, तो याद रखना 2 और 1 3 हो गया यहाँ पर वाट्सएप गुणांक। और कितने बचे हैं भाई इसमें, अच्छा थोड़ा सा है, 57 तक है। विलयन में संगुणित होने वाले विलय के लिए वाट्सएप गुणांक का मान 1 से कम होता है। संगुणित होगा तो जुड़ेगा तो ज्यादा अमाउंट है तो कम जाएगा। मान लो कि ये ऐसे है, ठीक है। मान लीजिए अमाउंट में अगर बात किया जाए तो अलग अलग नंबर रहेगा। अब एक ही जगह रहेगा तो ये घट जाएगा, डिक्रीज होगा तो लेस देन 1 हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। विलयन में विघटित होने वाले विलय के लिए वाट्सएप गुणांक क्या होता है, विघटित होने टूटने पर बढ़ेगा और घटने पर घट जाएगा। वह मिश्रण जो अधिकतम क्वथनांकी स्थिरांक बनाता, अधिकतम तो अधिकतम जो है क्वथनांकी स्थिरांक वाटर और प्लस नाइट्रिक एसिड को मिलाने से बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए। ये सब थ्योरी का चीज है, थ्योरी पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर है। थ्योरी वाला नियम बैच जो है लॉन्च करने वाले हैं, जल्दी ही आ जाएगा, थ्योरी का भी रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। वह मिश्रण जो न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर पाथी बनाता है, तो न्यूनतम मतलब कम वाला इथेनॉल और वाटर बनाएगा आपस में न्यूनतम, तो ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में किसका नॉर्मलता अधिकतम होता है, या नॉर्मलता मतलब जिसका आयंस की ज्यादा, OH की मात्रा जिसमें ज्यादा होता है, नॉर्मलता उसी का ज्यादा होता है। इसमें OH 3 हुआ है, बाकी में OH इसमें 2 हुआ है, इसमें तो है ये नहीं है। क्षार की मात्रा इसमें ज्यादा होता है।
तो H3PO4 को फास्फोरिक अम्ल बोलते हैं, तो फास्फोरिक अम्ल में ज्यादा होता है। निम्नलिखित में किस विलयन का परासरण दाब सबसे ज्यादा होता है? तो विलयन का परासरण दाब इधर टूटेगा नहीं, ये टूटेगा तब तक ना 2, ये टूटेगा तब भी 2, और ये Cl2 इसका 3 हो गया, तो परासरण दाब ज्यादा इसी का होगा। यदि 4 ग्राम NaOH में 250 ग्राम 250 ml विलयन बुलाया तो विलयन का मोलारिटी की ज्ञात करो। 4 ग्राम तो 4 गुना 1000 और बाई में 40 और गुना में NaOH का परमाणु भार 40 होता है, ये 28 और 250 गुना 2.5 4 4 40 2 दूनी 4 2 5 10, ये कितना आया 2/5 का मतलब कितना आएगा 0.4 4 5 5 20 0.4 आएगा आंसर। BnO3 का वांछित गुणांक, तो यहाँ पर इसका हो गया 1, इसका हो गया 2, 2 3 हो गया, 3 ऑप्शन कौन सा है? सी वाला। 3 ऑप्शन कौन सा? सी वाला है, ठीक है जी। तो ये सी ऑप्शन चला जाएगा। निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन बनाते हैं? आदर्श विलयन बेंजीन और टॉलिन आदर्श विलयन का एग्जाम्पल है। 0.1 H3PO4 विलयन की सामान्यता होता है, तो यहाँ पर कितना होगा? तो यहाँ 3 से गुना करेंगे, 1 या 3 तो 3 होगा आंसर, क्योंकि OH कई बार आएगा? P है ऐसा, OH और OH 3 बार आएगा, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो कितना आएगा 0.3 आंसर आएगा। किसी तनु घोल का अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है, तो तनु घोल के अनुसंख्यक निर्भर करेगा घोल के अणुओं की संख्या, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में किसका परासरण दाब सबसे ज्यादा होता? तो यार ये सब टूटेगा ही नहीं, तो परासरण दाब सबसे ज्यादा कैल्शियम क्लोराइड का होगा, ठीक है बच्चे। निम्नलिखित में किस प्रकार के घोल में परासरण की क्रिया नहीं होता है? आइसोटोनिक घोल में नहीं होगा, बाकी हाइपोटोनिक होगा और हाइपरटोनिक में होगा, आइसोटोनिक में नहीं होगा, आइसोटोनिक की मात्रा कम होगा। इसी तरह विलयन में वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन विलयन में उपस्थित आवासशील विलय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। तो आवासशील विलय के मोल प्रवाह के बराबर कौन सा नियम होगा? राउल्स के नियम ही आवासशील विलय के मोल प्रवाह के समानुपाती होगा। एक विलयन जिसका विलयन में संयोजन और वियोजन नहीं होता, उसका वार्षिक गुणांक का मान हमेशा जब टूटेगा नहीं एकत्रित होगा तो 1 हो जाएगा, 0 नहीं हो सकता, 1 हो जाएगा। परासरण दाब को बढ़ाया जाता है इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तापमान देंगे परासरण दाब बढ़ जाएगा। तापमान इंक्रीजिंग, तापमान इंक्रीजिंग वॉल्यूम नहीं, गलत बात है। तापमान बढ़ाने पर परासरण दाब बढ़ता है। निम्नलिखित में कौन विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म है? तो परासरण दाब विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म का रायपाल नहीं है, सरफेस टेंशन नहीं है, चालकता नहीं है, बाकी परासरण दाब है। तो आज जो है यहाँ पर हमने विलयन समाप्त किया। अगर कोई इसमें डाउट है तो कमेंट में लिख के जरूर भेज दीजिएगा डाउट, और क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिएगा, तो मैं उस पर एक बार फिर चर्चित कर लूंगा कि क्या है, देख लेंगे। तो ये आपका सॉल्यूशन का जितने भी VBI इम्पोर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव था मैंने करवाया, और एक बार जरूर इसको देखिएगा। तो ये सॉल्यूशन का 3 ऑब्जेक्टिव है, 3 वीडियो अपलोडेड है, 3 वीडियो अपलोड, 2 अपलोडेड है, एक और मैं आज अपलोड कर दूंगा, तो 3 वीडियो हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो आएगा आपका हम लोग देखेंगे। अगला जो चैप्टर आने वाला है सॉल्यूशन के बाद हम पढ़ाएंगे आपको सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट का देखते हैं, सॉलिड स्टेट में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। पहले आप लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। क्लियर है? हमारी बात को अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें और आगे शेयर करें, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे कल, गुड बाय।